हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अजय संधू और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की हॉर्नबिल से पहली पोयम अ फोटोग्राफ। अ फोटोग्राफ हैज़ बीन रिटन बाय शर्ले टल्सन। शर्ले टल्सन का जन्म 20 मई 1924 में इंग्लैंड में हुआ था और इस पोएम में पोएटेस अपनी माँ को मिस कर रही हैं। पोएटेस की माँ को मरे हुए 12 साल हो चुके हैं। पोएटेस अपनी माँ के फोटोग्राफ को देखती हैं और सोचती हैं कि उस समय पोएटेस की माँ किस तरह की दिखती थी और वो किस तरह के कपड़े पहना करती थी। यह फोटोग्राफ तब लिया गया था जब पोएटेस की माँ अपने कजिन्स के साथ सी हॉलीडेज पर गई हुई थी। यह फोटोग्राफ पोएटेस की माँ के अंकल ने लिया था। अब पोएटेस की माँ मर चुकी हैं और पोएटेस उस फोटोग्राफ को देखकर अपनी यादें ताजा कर रही हैं। लेट अस बिगिन विद द टेक्स्ट नाउ। स्टैंजा 1, लाइन 1। द कार्डबोर्ड shows me how it was when the two girls' cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand. And she, the big girl, some 12 years or so. The cardboard shows me how it was. इस कार्डबोर्ड को देखने के बाद मुझे पता चलता है कि वह कैसा समय था। How it was. Cardboard means very stiff paper board on which the photograph was pasted. अगर हम सिंपल टर्म्स में बोलें तो इसे फोटो फ्रेम कह सकते हैं। कार्डबोर्ड मीन्स फोटो फ्रेम। इसका मतलब पोएट इन लाइंस में एक ओल्ड फोटो फ्रेम की तरफ देख रही हैं विच इज मेड अप ऑफ कार्डबोर्ड, जो कि कार्डबोर्ड का बना हुआ है, और वो पास्ट के बारे में सोच रही हैं। कार्डबोर्ड shows me how it was when the two girls cousin went paddling. ये उस समय के बारे में सोच रही हैं जब पोएटेस की माँ और उनकी दो कजिन, टू गर्ल कजिन्स, वेंट पैडलिंग, घूमने के लिए जाती थी। पैडल का मतलब है यहाँ पर वॉकिंग थ्रू शैलो वाटर इन बेयर फीट। समुद्र के किनारे पर पैदल घूमने को यहाँ पर पैडल कहा गया है। तो ये फोटो उस समय को दिखा रहा है जब पोएटेस अपनी दो कजिन्स के साथ समुद्र के किनारे पर घूमने के लिए जाया करती थी। और वो फोटो किस चीज में लगा हुआ है? कार्डबोर्ड में। द कार्डबोर्ड, फोटो फ्रेम के अंदर। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, और उन दोनों ने मतलब कजिन्स ने, पोएटेस की माँ और उसकी दो कजिन्स, दोनों कजिन्स ने हाथ पकड़े हुए हैं पोएटेस की माँ के। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, दोनों ने दोनों तरफ से मेरी माँ के दोनों हाथ पकड़े हुए हैं। एंड शी द बिग गर्ल, द बिग गर्ल यहां पर आया है जो कि बीच में है, बड़े वाली है, पोएटेस की माँ। सम 12 years और सो, यहां से पता चलता है कि पोएटेस की माँ की जो उम्र है लगभग वो 12 साल है। जो बीच में बड़े वाली लड़की खड़ी है जिसकी उम्र या तो 12 है या 13 है, 12 और 13। एंड शी द बिग गर्ल मीन्स मदर ऑफ द पोएट। सम 12 years और सो, कितने की है वो? 12 या 13 साल की है। इट सिंपली मीन्स मदर इज रेफर्ड टू एज द बिग गर्ल as she was the eldest among the 3 girls. चूंकि माँ उन तीनों लड़कियों में सबसे बड़ी है, इसलिए उसे यहां पर बिग गर्ल कहा गया है। दिस मे बी ए क्वेश्चन। द स्टैंजा इज वेरी सिंपल. देयर इज हार्डली एनी वर्ड which is difficult, but we can even go through the vocabulary. Cardboard means photograph, frame. Cardboard means frame of the photograph. Paddling means walking. Big girl has been used for the mother. These are the 3 words, and the figure of speech that we can see in this stanza used is allusion.
ALLUSION. Let me explain you what allusion is. Allusion में हम indirectly किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं, not directly, indirectly. जैसे हम बोल सकते हैं कि he is the new Newton of our school. He is the new Newton of our school. यहां पर क्योंकि यहां पर एक ही जाति में तुलना की जा रही है तो ये मेटाफर नहीं है, एल्यूजन है. एल्यूजन का मतलब हो गया कि आप कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, आप बात किसी की कर रहे होते हैं और किसी और के रेफरेंस में कर रहे होते हैं, तो वहां पर एल्यूजन आ जाता है. जैसे इस पोएम के अंदर कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया गया है फोटोग्राफ के लिए. वी हैव नॉट read a photograph in the poem, instead of that we have read cardboard. फोटोग्राफ की जगह हमने कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया है, इसलिए यहां पर ये allusion है. Now let's look at the second stanza. All three stood still to smile through their hair. At the uncle with the camera, a sweet face, my mother's. That was before I was born. And the sea, which appears to have changed less, was their terrible transient feet. इन लाइंस में पोएटेस ये डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रही है कि वो फोटोग्राफ किस तरह से लिया गया और वो फोटोग्राफ किसने लिया. फोटोग्राफ दिखाता है कि उसके अंदर तीनों लड़कियां, दे आर स्टैंडिंग स्टिल एंड स्माइलिंग एट द कैमरा. ऑल थ्री स्टूड स्टिल, वो तीनों की तीनों कौन है? तीन, पोएट्स मदर एंड हर टू कजिन्स. वो तीनों की तीनों स्टूड स्टिल, स्टिल बोलते हैं विदाउट मूविंग और शेकिंग, बिना हिले डुले, एकदम से शांत खड़ी हैं वो. टू स्माइल, और मुस्कुरा रही हैं थ्रू देयर हेयर. इट मीन्स स्माइलिंग फेसेस कुड बी सीन थ्रू देयर हेयर विच वॉज फ्लाइंग ओवर देयर फेसेस. जो उनके बाल थे वो उनके चेहरे पर उड़ रहे थे. समुद्र के किनारे पर खड़ी हुई हैं, हवा वहां पर तेज चलती है, तो जो बाल थे वो चेहरे पर बिखरे हुए हैं और उन बालों के सामने से आप देख सकते हो उनके मुस्कुराते हुए चेहरे. ऑल थ्री स्टूड स्टिल, तीनों की तीनों एकदम शांत खड़ी हुई हैं, मुस्कुरा रही हैं और बाल उनके चेहरों पर हैं. एट द अंकल विद द कैमरा, और जो सामने फोटो ले रहे हैं वो अंकल जी हैं. अंकल के हाथ में कैमरा है, कैमरे की तरफ वो तीनों की तीनों शांत खड़ी होकर मुस्कुरा रही हैं. अ स्वीट फेस माई मदर्स. अब पोएटेस कहती हैं कि जो मेरी माँ का चेहरा है, फोटो की तरफ देखते हुए वो बोल रही हैं, बहुत ही प्यारा है. स्वीट फेस माई मदर्स. इस फोटो के अंदर जो पोएटेस की मदर है उसके चेहरे की तरफ पोएटेस का ध्यान गया, which is described as a sweet face. That was before I was born. इसका मतलब यह है कि ये जो फोटोग्राफ लिया गया था वो बहुत पहले लिया गया था. That was before I was born, यानी कि मेरे पैदा होने से पहले की ये फोटोग्राफ है. Of course, माँ की उम्र ही 12 साल है जब वो फोटोग्राफ लिया गया है. That was before I was born, यानी कि मेरे पैदा होने से बहुत पहले ये फोटोग्राफ लिया गया था. And the sea which appears to have changed less. अब वो उस फोटोग्राफ के अंदर जहाँ वो खड़ी हुई हैं वो कौन सी जगह है? वो बीच है. फोटो बीच पर लिया जा रहा है. तो अब उसकी नज़र उनके पाँव की तरफ जाती है जहाँ पर समुद्र ने अपना पानी फैलाया हुआ है और वो उस सी के बारे में यहाँ पर कमेंट करती है. एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस. अब वो समुद्र को देखकर बोलती हैं कि समुद्र देखने से लगता है कि बिल्कुल भी नहीं बदला है. इट इज स्टिल द सेम. इट इज स्टिल द सेम सिंपली मीन्स नेचर हार्डली चेंजेस. नेचर के अंदर हमें चेंजेस बहुत कम दिखाई देते हैं. नेचर रिमेन्स द सेम. नेचर इज परमानेंट. नेचर इज इमोर्टल. Whereas we human beings are mortal. Vast their terribly transient feet. और वो समुद्र जो अपरिवर्तनीय दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है, वो उस फोटो के अंदर धो रहा है. वो their terribly transient feet. उनके terribly transient feet को, terribly means extremely,
और वेरी मच। ट्रांजिएंट मीन्स टेम्परेरी। फीट का मतलब यहां पर शॉर्ट लिव्ड एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग से है। हम सब लोग इस पृथ्वी पर एक लाइफ स्पैन, एक फिक्स लाइफ स्पैन जीते हैं। वी आर वेरी मच टेम्परेरी ऑन दिस प्लेनेट। द वे वी हैव कम, सिमिलरली वी हैव टू मूव बैक और गो बैक। यहां पर पोएट ये समझाने की कोशिश कर रही है कि एवरीथिंग हैज चेंज्ड सिंस देन। जब ये फोटो लिया गया था तब से लेकर अब तक सब कुछ बदल गया है। जैसे उसकी माँ बूढ़ी होकर मर चुकी है, अब वो दुनिया में नहीं है, और पोएट उस फोटोग्राफ को देखकर अपनी मेमोरीज को रिवाइव कर रही है, सोच रही है पास्ट के बारे में। लेकिन एक चीज जो अब तक नहीं बदली है, समथिंग दैट इज कंप्लीटली अनचेंज्ड इवन टिल डेट, इज द सी। समुद्र नहीं बदला है, वो तब भी वैसा ही था, आज भी ऐसा ही है। विच वॉज वॉशिंग द फीट ऑफ ऑल थ्री गर्ल्स, जो उस समय उन तीनों लड़कियों के पाँव को धो रहा था, उसकी लहरें आकर लड़कियों के पाँव से टकरा रही थीं। वो समुद्र तब भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है। तो यहां पर यह शब्द ट्रांजिएंट इंडिकेट करता है एवर चेंजिंग लाइव्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि दे आर ह्यूमन बीइंग्स आर शॉर्ट लिव्ड, दे आर ट्रांजिएंट। सो वी हैव कम अक्रॉस अ फ्यू वर्ड्स दैट आर एक्सप्लेनेबल। नंबर वन, स्टिल। स्टिल मीन्स विदाउट मूविंग और शेकिंग। Terribly means extremely, and transient means temporary or lasting only for a short time. यहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई हैं, एक वेरी पॉपुलर फिगर ऑफ स्पीच दैट वी ऑफन कम अक्रॉस, एलिट्रेशन यूज किया गया है। एलिट्रेशन में देयर इज अ रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर कंसेक्यूटिव वर्ड्स। एलिट्रेशन के अंदर जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो बार बार रिपीट होती है। जैसे टू टिकट टेकर्स टुक अ टैक्सी, यहां पर टी की साउंड बार बार रिपीट हो रही है, यहां पर एलिट्रेशन है। इन द सेम वे इन दिस पोएम और इन दिस स्टैंजा वी कैन सी स्टूड स्टिल टू स्माइल, स्टूड स्टिल टू स्माइल, यहां पर एस 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 तीन जगह रिपीट हुआ है, and that too consecutively in the beginning of the word. It simply means alliteration. Terribly transient has alliteration as well as transferred epithet. Terribly transient के अंदर alliteration तो है ही है, टी और टी दोनों आ रहे हैं शुरू में। उसके अलावा एक और फिगर ऑफ स्पीच है इसके अंदर, ट्रांसफर्ड एपिथेट। लेट अस अंडरस्टैंड कि ट्रांसफर्ड एपिथेट किसे कहते हैं। एपिथेट मींस मॉडिफायर। इसके अंदर जो मॉडिफायर होता है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है किसी दूसरे नाउन के लिए, बजाय उसके जिसके लिए इसे यूज किया जाना चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड, ए बिट डिफिकल्ट, लेट मी एक्सप्लेन इट ऑल्सो। इन सिंपल टर्म्स हम एक नाउन के लिए एक एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस एडजेक्टिव का अर्थ किसी दूसरी नाउन के लिए निकलता है या प्रोनाउन के लिए निकलता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम स्पेंडिंग स्लीपलेस नाइट्स, आई एम स्पेंडिंग स्लीपलेस नाइट्स। तो यहां पर स्लीपलेस नाइट्स, नाइट स्लीपलेस नहीं हो सकती हैं, नाइट्स स्लीपलेस नहीं हो सकती हैं। आई एम स्लीपलेस, स्लीपलेस मैं हूं, लेकिन स्लीपलेस को मैं नाउन जो कि नाइट है उसके आगे इस्तेमाल कर रहा हूं, जबकि ये होना चाहिए आई के लिए। तो यहां पर ये एक एग्जाम्पल है ट्रांसफर्ड एपिथेट का। वी कैन टेक सम मोर एग्जाम्पल्स। आई वॉज वॉकिंग ऑन अ वेरी वे, वेरी मीन्स थका हुआ। मैं एक थके हुए रास्ते पर चल रहा था। रास्ता थका हुआ था कि मैं थका हुआ था? ऑफ कोर्स मैं थका हुआ था, लेकिन मैंने वेरी जो एडजेक्टिव है वो रास्ते के आगे इस्तेमाल किया, जबकि वो कहाँ इस्तेमाल होना चाहिए? आई के लिए। तो यहां पर अर्थ वही निकलने वाला है कि मैं थका हुआ था और रास्ते पर चल रहा था, लेकिन मैंने एडजेक्टिव को
ट्रांसफर कर दिया टू अ डिफरेंट नाउन, टू अ नाउन विच इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द रियल नाउन वेयर इट शुड बी यूज्ड। ठीक उसी तरह टेरेबली ट्रांजिएंट, फीट, यहाँ पे फीट ट्रांजिएंट नहीं है, हम लोग ट्रांजिएंट हैं। वी आर ट्रांजिएंट, ह्यूमन बीइंग आर ट्रांजिएंट, ह्यूमन बीइंग आर टेम्पररी। तो यहाँ पर फीट रिप्रेजेंट द एंटायर ह्यूमैनिटी। So transferred epithet has been used here. Now let us begin with the next stanza, stanza number 3. Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed up for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both ray with the labored ease of loss. अब पोएटेस कहती है कि जब ये फोटोग्राफ लिया गया था उससे 20-30 ईयर्स लेटर, 20-30 साल बाद अंकल ने फोटोग्राफ लिया और उस फोटोग्राफ लेने के 20 से 30 साल बाद जो पोएट की माँ थी, जो पोएटेस की माँ थी, वो उस फोटोग्राफ को देखा करती थी और हंसा करती थी। कैसे हंसती थी? नॉस्टैल्जिकली। नॉस्टैल्जिकली मीन्स पुरानी यादों को सोचकर वो हंसा करती थी। रिमेंबरिंग द हैप्पी मेमोरीज ऑफ हर पास्ट। जब वो 20-30 साल बाद फोटो खिंच गया 12 साल की उम्र में, उसके 20-30 साल बाद माँ की उम्र कितनी हो गई? ऑफ कोर्स अबव 40, 40 के ऊपर चली गई माँ। तो तब वो उस फोटो को देखा करती थी माँ, तब वो जिंदा थी और देखा करती थी और देखकर हंसा करती थी और कहा करती थी कि देखो उस समय जब हम बाहर घूमने जाया करते थे, लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। जब हम सी हॉलीडेज पर जाया करते थे, जब हम बीच पर जाया करते थे, जब हम समुद्र के किनारे पर छुट्टियां मनाने के लिए जाते थे, तो वहां पर हम कैसी ड्रेस पहनकर जाते थे, हमारी ड्रेस कैसी हुआ करती थी। देखो इस फोटोग्राफ के अंदर उस 30 साल बाद वो सी हॉलीडेज माँ का पास्ट बन गई थी। द सी हॉलीडेज वॉज हर पास्ट। वो छुट्टियां जब माँ बड़ी हो गई, 40 साल की, 45 साल की हो गई, तो उस समय जब वो उस फोटोग्राफ को देखकर सोचा करती थी या बात किया करती थी, हंसा करती थी, मुस्कुराया करती थी और कहा करती थी मिस करते हुए कि देखो हम किस तरह से जाया करते थे सी हॉलीडेज मनाने के लिए बीच पर, किस तरह से हम कपड़े पहना करते थे, किस तरह से हम ड्रेसअप होकर जाया करते थे वहां पर। तो ये अब उसका पास्ट बन चुका था। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए अब पास्ट बन चुकी है मेरी माँ की मुस्कुराहट, मेरी माँ की हंसी। हाउ, कैसे पास्ट बन गई है माँ की हंसी? क्योंकि द मदर इज नो मोर नाउ, माँ अब है ही नहीं। अब माँ की मुस्कुराहट देखने को नहीं मिलेगी पोएटेस को, क्योंकि अब माँ इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, माँ मर चुकी है। दिस कैन बी ए क्वेश्चन कि हाउ इज द लाफ्टर ऑफ द मदर इज अ थिंग ऑफ पास्ट फॉर द पोएटेस। तो सीधा सा जवाब है पोएट्स मदर इज डेड नाउ एंड पोएटेस स्टिल रिमेंबर्स हाउ हर मदर वुड लाफ एट द फोटोग्राफ, रिमेंबरिंग द सी हॉलीडेज विद अ फॉन्डनेस एज वेल एज अ सेंस ऑफ लॉस। जब माँ फोटोग्राफ देखा करती थी तो वो याद करके मुस्कुराया भी करती थी और उसके अंदर, माँ के अंदर उस समय एक सेंस ऑफ लॉस भी था। सेंस ऑफ लॉस मीन्स वो पास्ट था, वो उन मेमोरीज को दोबारा रिलीव नहीं कर सकती है, वो उन सारी चीजों को दोबारा नहीं जी सकती है। तो ये एक सेंस ऑफ लॉस है यहाँ पर, बिकॉज दैट टाइम वुड नेवर कम बैक। जो समय चला गया, टाइम वंस लॉस्ट कैन नेवर बी रिगेन्ड। तो जो समय चला गया वो चला गया, माँ उस समय को दोबारा नहीं जी सकती है। तो ये एक सेंस ऑफ लॉस है माँ के अंदर। और पोएटेस के अंदर सेंस ऑफ लॉस क्या है? उसने तो अपनी माँ ही खो दी है इस समय। तो पोएटेस के अंदर भी एक सेंस ऑफ लॉस है, दोनों के अंदर एक सेंस ऑफ लॉस है, एक कुछ खो जाने का फील है। बोथ रे विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। बोथ रे मीन्स डिसगस्टेड, खिन्नता। दोनों के अंदर एक खिन्नता देखने को मिल रही है। माँ ने भी कुछ खोया है और यहाँ बेटी ने भी, पोएटेस ने भी कुछ खोया है। माँ ने अपना वो टाइम खो दिया उस समय जब वो फोटोग्राफ देख रही हैं और पास्ट के बारे में सोच रही हैं, और इस बेटी ने अपनी माँ खो दी। तो दोनों के अंदर एक खिन्नता है, दोनों के अंदर एक
सोरोफुलनेस है, दोनों सैड हैं, दोनों दुखी हैं। किस चीज से? विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस फ्रेज वेरी क्लियरली। लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। लेबर्ड मीन्स अचीव्ड आफ्टर ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क। अगर कोई चीज हम बड़ी मेहनत के बाद पाते हैं, लेबर, बड़ी लेबर से हम किसी चीज को मेहनत करके कोई चीज पाते हैं, विद ग्रेट एफर्ट्स से अगर कोई चीज हमें मिलती है तो हम उसे लेबर्ड बोलेंगे। ईज बोलते हैं कंफर्टेबली। यहाँ पे दोनों वर्ड एक साथ आए हैं, लेबर्ड भी और ईज भी, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इसीलिए जब दो वर्ड एक साथ रखे जाते हैं विच आर क्वाइट ऑपोजिट टू ईच अदर, वहां पर एक फिगर ऑफ स्पीच आती है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सिमोरोन। तो यहां पर ऑक्सिमोरोन है। ऑक्सिमोरोन मीन्स देयर आर टू ऑपोजिट आइडियाज दैट आर जॉइंड टू क्रिएट एन इफेक्ट। हियर वी सी लेबर्ड ईज, टू वर्ड्स, two ideas put together to create an effect. So labored means with great difficulty and ease means comfortably. So here terms contradict each other. तो यहां पर लेबर्ड और ईज दोनों एक ही चीज को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, दैट इज लॉस। इन दोनों ने कुछ खोया है, दोनों ने कुछ गवाया है, तो उस लॉस को डिस्क्राइब करने के लिए यहां पर लेबर्ड एंड ईज का यूज किया है पोएटस ने। उस लॉस को झेलने के बाद बड़ी मुश्किल से पोएट अब थोड़ी एट ईज हुई हैं। बड़े अपनी माँ की यादों से अब धीरे धीरे पोएट ने उबरना शुरू किया है। शी इज कमिंग एट ईज आफ्टर अ ग्रेट डिफिकल्टी। एक बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़े ऐसे समय से होकर जहां उसकी माँ की यादें उसे बहुत सताया करती थी, अब थोड़ी माँ एट ईज पर आ रही हैं, कंफर्टेबल फील कर रही हैं अब। It means both have tried their best to adjust to what they lost. So both ray with the labored ease of loss. इसका मतलब दोनों के अंदर कुछ ना कुछ खोने का दर्द है, दुख है। बोथ रे, दोनों परेशान हैं, विद द लेबर्ड इज, किसी ना किसी चीज के खो जाने से, जो कि अब धीरे धीरे कम हो रहा है। लेबर्ड इज मीन्स बड़ी मुश्किल से अब उस दर्द में कमी आ रही है, वो धीरे धीरे थोड़ा कम होता जा रहा है समय के साथ। टाइम इज द बेस्ट हीलर, टाइम हील्स एवरीथिंग। तो समय गुजर रहा है और धीरे धीरे वो घाव अब भर रहे हैं पोएटस के। दिस इज द फोर्थ एंड फाइनल स्टैंजा ऑफ द पोएम। Now she is been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. Its silence silences. इन लाइन्स में पोएटेस हमें बताने की कोशिश कर रही है कि माँ को मरे हुए लगभग 12 साल हो गए हैं। Now she has been dead. अब वो मर चुकी हैं, नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। लगभग उतने ही साल हो गए हैं मरे हुए जितने साल की वो लड़की उस फोटोग्राफ के अंदर थी। दैट गर्ल लिव्ड, जो लड़की जिंदा थी उस फोटोग्राफ के अंदर। तो उस फोटोग्राफ के अंदर माँ की उम्र कितनी थी? ऑफ कोर्स 12 ईयर्स। तो उतने ही साल माँ को मरे हुए हो गए हैं। इसका मतलब माँ को मरे हुए कितने साल हो गए हैं? 12 ईयर्स, 12 साल हो गए हैं माँ को मरे हुए। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस there is nothing to say at all. And of this circumstance, circumstance means situation. और इन हालातों में, जब भी इन चीजों के बारे में पोएटा सोचती है, जब भी सिचुएशन के बारे में पोएट के दिमाग में ख्याल आते हैं, there is nothing to say at all, तो पोएट के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता। पोएट शांत हो जाती है, पोएट कुछ कह नहीं पाती, पोएट बता नहीं पाती। शी कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाट इफेक्ट शी हैज ऑफ हर मदर्स डेथ। पोएट ये बता नहीं सकती कि उसके ऊपर उसकी जो माँ है उसकी मौत का कितना गहरा असर है, वो कुछ बोल नहीं पाती है। इट मीन्स द पोएट इज टोटली अब्जॉर्व्ड इन द मेमोरीज ऑफ हर डेड मदर। जो पोएट होती है वो पूरी गुम हो जाती है, वो डूब जाती है अपनी मरी हुई माँ की यादों में, कुछ बोल नहीं पाती है। पोएट दर्द तो महसूस कर सकती है लेकिन वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती, उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकती थ्रू वर्ड्स। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। कुछ बोलने के लिए माँ के पास बचता ही नहीं है, माँ बोल ही नहीं पाती है, स्पीचलेस हो जाती है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, इसकी खामोशी सब कुछ खामोश कर देती है। इट मीन्स डेथ हैज साइलेंस्ड हर मदर
which has also left her speechless. It's means death. Some scholars believe it has been used for the cardboard. उस फोटो के लिए भी इट का इस्तेमाल किया गया है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं. अगर आप दोनों में से कोई भी बात लिखते हो, सवाल पूछा जाएगा आपसे कि इट्स किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, तो यू कैन राइट इट्स हैज बीन यूज्ड फॉर फोटोग्राफ एंड डेथ बोथ. तो इट्स साइलेंस, जो मौत की खामोशी है, उसने सब कुछ खामोश कर दिया है. डेथ हैज साइलेंस्ड हर मदर विच हैज ऑल्सो लेफ्ट हर स्पीचलेस. डेथ ने न केवल उसकी मां को खामोश किया है, बल्कि उसके बाद गहरा असर छोड़ गई है पोएटेस के ऊपर, और पोएटेस भी चुप हो जाती है, वो भी कुछ बोल नहीं पाती है. शी इज अनेबल टू अटर अ सिंगल वर्ड अबाउट द डेथ ऑफ हर मदर. और वी कैन से द साइलेंस caused by death has made the atmosphere gloomy, where no one is able to utter any word. We cannot understand the excruciating pain of the person who has lost someone. Well, we can see some figure of speech in this stanza also. One is alliteration. It's silence, silences. यहां पर आप देखते हैं कि S और S दो बार आया है, साइलेंस, साइलेंसेस. तो यहां पर फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन. और इसी लाइन में एक दूसरी फिगर ऑफ स्पीच भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, वो है पर्सोनिफिकेशन. इट्स इन पर्सोनिफिकेशन द नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स आर पोर्ट्रेड इन सच अ वे दैट वी फील दे हैव द एबिलिटी टू एक्ट लाइक ह्यूमन बींग्स. मतलब जो इंसान नहीं है, जो इनएनिमेटेड चीजें हैं या जानवर हैं, उन्हें हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं जैसे उनके अंदर वो सारी क्वालिटी हो जो ह्यूमन बींग्स में है, और उन्हीं की तरह वो एक्ट कर सकते हैं. उन्हें हम इंसान बनाने की कोशिश करते हैं थ्रू वर्ड्स. जैसे हम कहते हैं द स्काई वीप्स, द स्काई वीप्स. अब रोने की क्वालिटी ह्यूमन बींग्स में होती है, हमने आकाश को रुला दिया. तो यहां पर हमने स्काई को इट्स साइलेंस, साइलेंसेस में डेथ को इस तरह से दिखाया गया है एज इफ इट मेक्स समवन अनेबल टू स्पीक. जैसे कि मानो ये किसी की बोलती बंद कर दे, किसी को स्पीचलेस कर दे. और ये काम ज़्यादातर ह्यूमन बींग्स का ही होता है कि वो सामने वाले को बोलने से रोक देते हैं. सिमिलरली यहाँ पर इट्स डेथ के लिए यूज़ किया गया है, या फिर कार्डबोर्ड और फोटोग्राफ के लिए यूज़ किया गया है, और दोनों ही नॉन ह्यूमन हैं. लेकिन इन्हें जो क्वालिटी दी गई है यहाँ पर, वो ह्यूमन वाली दी गई है. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है. इट हैज़ बीन पर्सोनिफाइड. द पोएम एंड्स हियर. नाउ वी विल कवर द क्वेश्चंस ऑफ इट इन अ सेपरेट वीडियो.